सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 8 दिसंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है, यहाँ पे गोवा में सैटरडे को एक नाइट क्लब में भयानक आग लग गई, जिसमें 25 लोग मारे गए और 6 लोग इंजर्ड हुए। तो बेसिकली ये फायर एक फायर शो के दौरान लगी, जहाँ पर इलेक्ट्रिक क्रैकर्स जो है बिना परमिशन या सेफ्टी के यूज़ किए जा रहे थे। और क्लब में इमरजेंसी एग्जिट डोर्स भी नहीं थे और बिना लाइसेंस के चल रहा था, और लोग अंदर फंस गए। ज़्यादातर डेथ सफोकेशन से हुई हैं। तो ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? एक तो स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग रूल्स होने चाहिए। जितने भी नाइट क्लब्स, पब्स या इवेंट वेन्यूज़ हैं, उन्हें बिना लाइसेंस के ऑपरेट करने नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरा है कि मैंडेटरी जो है फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, हर क्लब में होना चाहिए। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गए, स्प्रिंकलर्स हो गए, स्मोक अलार्म्स हो गए, प्रॉपर वेंटिलेशन हो गया, ये सब चीज़ें होना चाहिए। इमरजेंसी एग्जिट डोर्स होने चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम 2 टू 3 एग्जिट डोर्स। और रेगुलर गवर्नमेंट इंस्पेक्शन किए जाने चाहिए। और जो भी फायर शोज़ इंडोर होते हैं, उन पे बैन हो। और जो स्टाफ है, स्टाफ को ट्रेनिंग देना चाहिए, कि मॉक ड्रिल देना चाहिए, कि जो फायर सेफ्टी ड्रिल्स सिखाए जाएँ। और जो भी ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इल्लीगली क्लब्स को अलाउ करते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट की जानी चाहिए, उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। तो ऐसे इंसिडेंट्स प्रिवेंट किए जा सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट है, यहाँ पे नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड से रिलेटेड है, जिसका शॉर्ट फॉर्म नेट ग्रिड भी होता है। तो ये क्या है? तो नेट ग्रिड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि इंडिया की पुलिस और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जितने भी अलग अलग गवर्नमेंट के डेटा हैं, या फिर if कोई प्राइवेट डेटाबेस है, उसको उसका डेटा रियल टाइम में जो है एक ही जगह से एक्सेस कर सकते हैं। और इसका मेन पर्पस है कि बेसिकली जो टेररिज्म है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं या सीरियस इन्वेस्टिगेशंस को फास्ट और एफिशिएंट बनाना। इसका काम बेसिकली क्या है कि इन सब डेटाबेस जो जो भी जितने भी डेटा है, जैसे आधार की डिटेल्स हो गए, ड्राइविंग लाइसेंस का हो गया, बैंक ट्रांजैक्शन हो गए, कोई एयर टिकट रिकॉर्ड है या रेलवे बुकिंग है, इन सारे डेटास को जो है ये कनेक्ट करता है, जो नेटग्रिड है। और ये सिर्फ डेटा जो पहले की एजेंसीज हैं, वो मल्टीपल डिपार्टमेंट से अलग अलग मंगवाना पड़ता था। अब सारा एक ही जगह पे नेटग्रिड पे अवेलेबल रहेगा। और तो इससे इंस्टेंटली जो है वो मिल सकता है डेटा। तो यहाँ पे 26/11 का जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि इंडिया के पास एक यूनिफाइड इंटेलिजेंस डेटाबेस नहीं है। और तो क्रिमिनल्स और टेररिस्ट को मूव की जो मूवमेंट है, उसको ट्रैक करना मुश्किल होता था। तो नेटग्रिड इस जो गैप है, उसको फिल करता है। तो अभी न्यूज़ क्या है कि जो पहले सिर्फ ये 10 सेंट्रल एजेंसीज को एक्सेस था इसका, और अब जो है स्टेट पुलिस और एसपी रैंक ऑफिसर को भी यूज़ जो है इसको कर सकते हैं। और जो पीएम मोदी हैं और होम मिनिस्ट्री ने इसके यूज़ को बढ़ाने की बात की है। फिर जो नेक्स्ट है, यहाँ पे ग्रासलैंड्स के बारे में है। ग्रासलैंड सॉइल नॉट ट्रीज एंकर इंडियाज क्लाइमेट रेजिलियंस। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ब्रिटिश टाइम से जो इंडिया की ग्रासलैंड्स हैं या सवानाज है, उनको वेस्ट लैंड जो है वो बोला गया है, क्योंकि उनमें जो है टिम्बर नहीं था। और इंडिपेंडेंस के बाद भी पॉलिसीज ने इनको बेकार लैंड समझा, जो ग्रासलैंड और सवानाज है। पर रिसर्च बताते हैं कि ये ग्रासलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है। यहाँ पे यूनिक जो वाइल्ड लाइफ है मिलती है, और ये मिलियंस ऑफ जो पेस्टोरल्स हैं, कम्युनिटीज, जैसे कि गाय भैंस जो चराने वाले हैं, उनका रोजगार संभालते हैं। और ग्रासलैंड्स को सबसे बड़ा रोल जो है बेसिकली हेल्दी सॉइल जो है वो बनाना, और कार्बन को रिस्टोर करना है। और ट्रीज की तरह इनका जो है कार्बन ऊपर नहीं बल्कि नीचे डीप रूट्स में होता है, जिससे सॉइल इरोजन जो है वो कम होता है, और ड्रॉट में जो है बेसिकली लैंड स्टेबल रहता है। तो जब ग्रासलैंड्स को डिस्ट्रॉय या जो है उसको एफॉरेस्ट जो है वो किया जाता है, तो सॉइल का कार्बन जो है वो गिर जाता है। और महाराष्ट्र के जो शोलापुर है, उसमें जो कैंपा फंड्स हैं, उनसे डिग्रेडेड जो लैंड्स हैं, उन लैंड को रिस्टोर किया गया, जिसमें 2-3 साल में जो सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन है उस वो 21 से 50% तक जो है वो बढ़ गया। और इसी तरह गुजरात का जो बनी ग्रास लैंड है, उसमें कम्युनिटी लेड रिस्टोरेशन से ये रीजन दुनिया का सबसे कार्बन रिच जो है एरिड इकोसिस्टम जो है वो बन गया। और जो लोकल जो मधारी जो पैस्टोरलिस्ट्स हैं, उन्होंने इन्वेसिव ट्रीज जो है वो हटाकर नेटिव ग्रासलैंड्स को वापस लगाया। तो यहाँ पे लेसन ये है कि क्लाइमेट चेंज जो है उससे लड़ने के लिए सिर्फ जो है ट्रीज लगाना सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि ग्रासलैंड्स को इक्वली रिस्टोर करना इक्वली इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सॉइल के अंदर जो स्टोर्ड कार्बन है सबसे स्टेबल होता है,
और इंडिया का फ्यूचर क्लाइमेट रेजिलियंस इन्हीं इकोसिस्टम पर डिपेंडेंट है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, न्यू यूएस सेक्रेटरी स्ट्रेटजी अलाइंस विद आवर विजन सेज क्रेमलिन। तो यहाँ पे रशिया ने बेसिकली यूएस की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है उसका स्वागत किया है, ये कहकर कि ये जो चेंजेस हैं उनकी सोच के जो है काफ़ी हद तक मिलते-जुलते हैं। और यूएस की न्यू स्ट्रैटेजी जो यूरोप है उसके एलाइज़ को बेसिकली ओवर रेगुलेशन और इमिग्रेशन की वजह से आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार जो है वो यूरोप के एलाइज़ को बताती है। और अमेरिका ने कहा कि वो किसी भी पावर को डोमिनेट जो है वो नहीं करने देगा, लेकिन हर जगह अपना इन्फ्लुएंस रोकने के लिए रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं करेगा। मतलब कि अमेरिका हर जगह जो है वो वॉर या पैसा खर्च नहीं करेगा, हर देश की ताकत को रोकने की कोशिश नहीं करेगा। और इसी के बीच जो यूक्रेन और यूएस के बीच वॉर एंडिंग टॉक्स थे वो उसकी प्रोग्रेस भी बिना किसी प्रोग्रेस के खत्म हो गई। और बेसिकली जो ज़ेलेंस्की हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट, वो अब यूरोपियन लीडर्स से जो है लंदन में मिलकर अपनी आगे की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, यूएस ऑफिशियल बिगिंस 5 डे इंडिया विजिट टू एडवांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो यहाँ पे रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया के विजिट के एक दिन बाद यूएस की जो अंडर सेक्रेटरी एलिसन हुकर हैं उन्होंने अपना 5 डे इंडिया का ट्रिप शुरू किया। और इस विजिट का मेन फोकस होगा जो यूएस इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको स्ट्रांग बनाना, ट्रेड को बढ़ाना और जो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स है उसको प्रमोट करना। और अलग और सब एरियाज़ में जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस या न्यू टेक्नोलॉजीज़ में भी मिलकर काम करने की बात है। और ये विज़िट जो है यूएस की जो पेनल्टी टैरिफ इंडिया पर लगी हुई है और इंडिया रशिया के जो टाइज़ हैं उसके बैकड्रॉप में हो रही है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इट इज़ एसेंशियल टू नर्चर इनहेरिटेंस एंड पास इट टू द फ्यूचर जनरेशंस। तो यहाँ पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि आज का जो वर्ल्ड है वो ज़्यादा मल्टीपोलर होता जा रहा है, जिसकी वजह से मल्टीलेटरलिज्म की ज़्यादा ज़रूरत है हमें। और यूनेस्को की जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज मीटिंग है उसके इनॉग्रेशन में उन्होंने बताया कि कोई भी प्रोग्रेस तभी पॉसिबल है जब हम अपनी हेरिटेज की रिस्पेक्ट करें और उसे नर्चर करें और फ्यूचर जनरेशंस को फिर ट्रांसफ़र करें। और जयशंकर जी ने कहा कि दुनिया जो है प्लूरलिस्टिक है और इसका जो रिचनेस है वो डाइवर्सिटी में है। और चैलेंजेस तब आते हैं जब कोई कल्चर जो है को डोमिनेट या फिर इरोड करने की कोशिश करता है। और डीकोलोनाइजेशन के बाद जो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और जो कल्चरल रीबैलेंसिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने संडे को लद्दाख से बेसिकली बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के 125 स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया है। और ये प्रोजेक्ट्स लगभग जो है 5,000 करोड़ के हैं। और ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल, सिक्किम, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और मिज़ोरम तक जो है वो फैले हुए हैं। और इस इवेंट का मेन हाइलाइट रहा 920 मीटर्स का जो श्योक टनल है, ये जो कि डिफ़िकल्ट हिमालयन ट्रेन में ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगा। तो ये श्योक टनल बेसिकली ईस्टर्न लद्दाख में है। और उन्होंने कहा कि ये टनल जो है मोबिलिटी और सिक्योरिटी और एक्सट्रीम वेदर के दौरान आर्मी की रैपिड डिप्लॉयमेंट में बड़ा रोल निभाएगा। और उन्होंने बोला कि जहाँ-जहाँ भी स्ट्रॉन्ग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए को मजबूत करता है और लॉजिस्टिक मूवमेंट को भी फास्ट बनाता है, टूरिज्म को बढ़ाता है और लोकल लोगों के लिए भी जो है लाइवलीहुड क्रिएट करता है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, जो इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने सारे स्टेट्स और जो सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ को लेटर लिख के रिक्वेस्ट की है कि वो नेचुरल फार्मिंग पर जो है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जो है वो शुरू करें। पहले कई यूनिवर्सिटीज़ इसको इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर देती थी, पर पहली बार जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उसने सभी इंस्टीट्यूशंस को ऑफिशियली कोर्स स्टार्ट करने को कहा है। और बेसिकली इस इंस्टीट्यूशन ने जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है, जिसमें कि नेचुरल फार्मिंग करिकुलम बनाकर यूनिवर्सिटीज़ को भेज दिया है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने 2023-24 में इस कोर्स को शुरू भी कर दिया है। और तो उन्होंने बेसिकली जो डायरेक्टर जनरल है उन्होंने कहा कि केमिकल फ्री फूड, सॉइल हेल्थ और जो बेसिकली लो एमिशन फार्मिंग है उसकी बढ़ती डिमांड को देखते हुए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और रिसर्च को भी एक्सपैंड करना ज़रूरी है। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, सर्विलेंस एप्स इन वेलफेयर स्नेक ऑयल फॉर अकाउंटेबिलिटी। तो इस आर्टिकल की समरी क्या है कि इंडिया में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो काफ़ी वीक है।
लोग लेट आते हैं, जल्दी चले जाते हैं और काम डिले करते हैं या फिर जो है ब्राइब एक्सपेक्ट करते हैं। और इसको फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ टेक्नोलॉजिकल फिक्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो गई और जो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप और जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है। बट इनमें से ज़्यादा सॉल्यूशन जो है एक्सपेक्टेड तरीके से काम नहीं कर रहे। और बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो पंक्चुअलिटी जो है वो इम्प्रूव करने के लिए था, लेकिन कई जगह अटेंडेंस और भी ज़्यादा जो है वो कम हो गए। और जो मनरेगा में जो है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसके ऐप के थ्रू वर्कर्स को रोज़ जो है 2 फोटोज़ अपलोड करना होता है। और बट काफ़ी ऑफिशियल्स जो है रैंडम या फिर जो ओल्ड फोटोज़ हैं वो अपलोड करके फेक अटेंडेंस कंटिन्यू जो है रखते हैं। और बेसिकली जो फर्स्ट सिग्नेचर्स की जगह फर्स्ट फोटोज़ जो है वो आ गए हैं। और जो पोर्शन ट्रैकर में जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करता है, ताकि जो मदर्स को टेक होम राशन जो है वो मिल सके। बट आंगनवाड़ी वर्कर्स बोलते हैं कि चीटिंग इसमें भी हो जाती है। और जो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, उसने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो एल्डरली और डिसेबल्ड पीपल्स हैं उसको एक्सक्लूड कर दिया है, जो पर्सनली नहीं आ सकते। और जो बेसिकली एएनएम्स हैं या फिर आंगनवाड़ी स्टाफ है, हर काम का फ़ोटो जो है वो अपलोड करते हैं, जो इससे रियल जो सर्विस है वो सेकेंडरी हो जाती है और फ़ोटो अपलोडिंग जो है वो प्राइमरी काम बन जाता है। और पुअर कनेक्टिविटी से जो रॉन्ग नोटिसेस भी मिल जाते हैं, जिससे जो है सिंसियर वर्कर्स जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो एक्सपर्ट्स जैसे कि ड्रेज और सेन बोलते हैं कि सिर्फ अकाउंटेबिलिटी जो है ये टेक्नोलॉजी इन्फोर्स करती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फोर्स नहीं करती है। और जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करने की इंटरनल मोटिवेशन होती है बेसिकली, वो जो है इन्फोर्स नहीं करती और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं इन्फोर्स करती। तो जो टेक्नोलॉजिकल फिक्स है वो वर्क कल्चर जो है इम्प्रूव करने के बजाय नए प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि एक्सक्लूजन हो गया, जैसे कि पीडीएस में एल्डरली और डिसेबल्ड एक्सक्लूड हो रहे हैं। और जो इनएफिशिएंसी हो गई या फिर जो करप्शन है और जो प्राइवेसी इश्यूज हैं उनको बढ़ाते हैं, ऐसा इस आर्टिकल का बोलना है। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, इंडिया नीड्स टू असर्ट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बाय एंगेजिंग रशिया बोथ वेस्ट एंड रशिया। तो इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप जो है पुराना है और उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को जो है 25 साल हो गए हैं। और पुतिन बेसिकली 2022 में यूक्रेन वॉर के बाद पहली बार इंडिया आए हैं, और जब वेस्ट जो है उनके अगेंस्ट यूनाइटेड है पूरा, और उनके ऊपर जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वारंट भी है। और इस टाइम पर उन्होंने उनको जो है इंडिया इनवाइट करना बेसिकली एक क्लियर मैसेज है कि मोदी गवर्नमेंट जो है रशिया को आइसोलेट करने के जो आइसोलेट करने का जो वेस्टर्न प्रेशर है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और पीएम मोदी ने पर्सनली पुतिन को रिसीव किया, जो दिखाता है कि इंडिया उन्हें अभी भी फ्रेंड मानता है। और साथ ही मोदी जो है पीस की बात तो करते हैं, बट रशिया को ओपनली क्रिटिसाइज नहीं करते। और सैंक्शंस और यूएस टैरिफ प्रेशर के बावजूद इंडिया रशिया के साथ जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो एक्सप्लोर करना चाहता है, जैसे कि लेबर मोबिलिटी हो गया, और रशिया में जो है जॉइंट यूरिया प्लांट हो गया या नेशनल करेंसी बेस्ड पेमेंट्स हो गए, उसमें कोलैबोरेशन। लेकिन जो डिफेंस का हार्डवेयर है या फिर न्यूक्लियर एनर्जी या स्पेस जैसी एक्टिव जो सेंसिटिव एरियाज हैं उसमें कोई न्यू डील नहीं हुई है। और ये वेस्ट के कंसर्न को भी ध्यान में रख कर किया गया है। और इंडिया ने बेसिकली रशियन ऑयल इंपोर्ट्स भी इंक्रीज नहीं किए हैं। तो ये बैलेंस देख कर लगता है कि इंडिया जो है बेसिकली वेस्ट और रशिया दोनों के बीच एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करना चाहता है। बट इसके लिए कंसिस्टेंट पॉलिसी स्टेप्स जो है वो ज़रूरी होंगे, ऐसा इस पूरे आर्टिकल में बोला जा रहा है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, अ ब्लैक फ्राइडे फॉर एविएशन सेफ्टी इन इंडिया। तो यहाँ पे इंडिया की जो एविएशन सेक्टर है उसमें रिसेंट जो क्राइसिस इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने से शुरू हुआ है। और इसके बाद जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया कि जो डीजीसीए है उनकी फ़्लाइट जो ड्यूटी टाइम लिमिट रूल्स है उसको सस्पेंड में रखा जा रहा है। और फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट रूल्स क्या हैं? ये एक सेफ्टी रूल्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि पायलट्स जो है वो कितने घंटे जो है वो तक कॉन्टिन्यूसली ड्यूटी कर सकते हैं, और कितने घंटे उनको रेस्ट लेना ज़रूरी है, कितने टाइम बाद पायलट्स को मैंडेटरीली ब्रेक मिलना चाहिए।
बेसिकली मेन पर्पज़ है पायलट्स की फैटीग को रोकना और फ्लाइट की जो सेफ्टी है उसको एंश्योर करना। और जो अभी फ्लाइट्स कैंसल हुई हैं उसके बाद सिविल एविएशन मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि जो ये रूल्स हैं उनको सस्पेंड या अबेयंस पे रखा जा रहा है। और ये डिसीजन जो है पायलट्स की सेफ्टी और फैटीग नॉर्म्स को इग्नोर करके जो एयरलाइंस के बिजनेस उसको बचाने के लिए किया गया है, जिसमें फ्लाइट की सेफ्टी की जो ओपनली डिसरिस्पेक्ट हुई है ऐसा बोलना है। और जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है उन्होंने 2007 में फैटिग कंट्रोल के स्ट्रॉन्ग रूल्स जो है वो बनाए थे, पर एयरलाइंस ने प्रेशर डाला और मिनिस्ट्री ने जो ये रूल्स हैं उनको रोक दिया। और पायलट्स एसोसिएशन हाई कोर्ट गया, जहां कोर्ट ने गवर्नमेंट को वार्न किया कि फ्लाइट सेफ्टी को बिजनेस के नीचे नहीं रखा जा सकता। लेकिन बाद में कोर्ट ने ही जो है इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया और गवर्नमेंट को फ्री हैंड दे दिया। और जो इंडिगो है या फिर जो डीजीसीए है, दोनों को पता था कि न्यू रूल्स जो है 2025 से लागू होंगे। फिर भी जो क्रू की रिक्रूटमेंट है नहीं, वो नहीं की गई। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एयरलाइंस है उनको जो पर एयरक्राफ्ट बेसिकली 6 पायलट सेट्स होने चाहिए होते हैं, और जो लॉन्ग हॉल है उसमें 12 सेट्स होने चाहिए। पर कई एयरलाइंस ने जानबूझकर जो है कम पायलट्स रखे। और जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसने 20 साल पहले ही वार्न किया था कि इंडिया को इंडिपेंडेंट जो है एविएशन रेगुलेटर चाहिए। और आज जो है बेसिकली जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, जो पॉलिटिकल प्रेशर में एयरलाइंस की जो सेफ्टी वायलेशंस अलाउ कर रहा है। और दिसंबर 5 2025 को मिनिस्ट्री ने बेसिकली हाई कोर्ट जो मैंडेटेड सेफ्टी रूल्स है उनको भी सस्पेंड कर दिया, और जो कि शो करता है कि इंडिया में एविएशन सेफ्टी ऑन पेपर है और ये ग्राउंड रियलिटी में जो है वो नहीं है। तो बेसिकली जो है एयरलाइंस और जो मिनिस्ट्री है या डीजीसीए है, ये सभी कॉमर्शियल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं और फ्लाइट सेफ्टी बेसिकली एक मिथ बन चुका है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे संचार साथी ऐप से रिलेटेड है। तो बेसिकली संचार साथी क्या है? संचार साथी एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, ऐप भी है और वेबसाइट भी है, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बनाया है। इसका मेन पर्पज़ है कि जो मोबाइल फ्रॉड्स हैं या फिर सिम का मिसयूज़ है या फिर कोई फ़ोन अगर खो गया है तो उसकी ट्रैकिंग करना, आइडेंटिटी थेफ्ट उनको कंट्रोल करना है। यहाँ पे जो पूरा पैसेज दिया हुआ है वो संचार साथ ही जो ऐप की कंट्रोवर्सी के बारे में है। तो इशू क्या है? बेसिकली गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर दिया जिसमें कि बेसिकली हर जो न्यू स्मार्टफोन्स होंगे उसमें संचार साथी ऐप जो है वो प्री इंस्टॉल्ड होगा, और यूज़र अनइंस्टॉल इसको जो है नहीं कर सकते हैं। और ऐप को बेसिकली जो है फ़ोन, एसएमएस या लोकेशन जैसी डीप परमिशंस जो है वो मिलेगी, और अपडेट्स ऑटोमेटिकली इसमें पुश हो जाएंगे। इससे बेसिकली क्या है कि जो प्राइवेसी का जो वायलेशन, सर्विलेंस रिस्क और साइबर सिक्योरिटी डेंजर क्रिएट होगा, ऐसा बोलना है। और फिर उसके बाद पब्लिक बैकलैश जब हुआ, एक्सपर्ट्स, डिजिटल राइट्स ग्रुप, इन सब ने अपोज किया, तो गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव जो है ये विड्रॉ कर लिया। तो एडिटोरियल क्या कह रहा है कि प्रॉब्लम का जो जस्टिफिकेशन है वो वीक है। गवर्नमेंट कहती है कि स्कैम्स जो है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन स्कैम्स कंट्रोल के लिए ऑलरेडी संचार साथी पोर्टल, ट्राई का जो डू नॉट डिस्टर्ब ऐप है, और जो ये एग्जिस्ट करते हैं। और प्री लोडेड जो है इंट्रूसिव जो ऐप्स हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, और प्राइवेसी राइट्स वॉयलेट इससे होते हैं। और जहाँ भी ऐप को सब फोन्स में डीप एक्सेस मिलता है, वो हैकर्स और मिसयूज़ के लिए अट्रैक्टिव बन जाता है। और अगर एक डिवाइस कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो करोड्स ऑफ डिवाइसेस तक अटैक्स स्प्रेड हो सकता है। और स्कैमर्स को फियर क्रिएट करके जो है फूल करते हैं। तो बेसिकली स्कैमर्स लोगों को जो है वो डरा कर, फियर क्रिएट करके उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। और ऐप से स्कैम नहीं रुकता है, बेसिकली लोगों को डिजिटल लिटरेसी जो है वो सिखानी पड़ती है। और इंडिया में ऑलरेडी अच्छे ऑल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि आरबीआई के कैंपेन्स हो गए, साइबर अवेयरनेस वैन्स हो गई, या पुलिस की वर्कशॉप्स या फ्रॉड हेल्पलाइंस जैसे कि 1930 पे कॉल, फ्रॉड का फुल स्टॉप, ये जैसे प्रोग्राम्स, ये रियल सॉल्यूशंस हैं जिससे लोग स्कैम प्रूफ जो है वो बनते हैं। और गवर्नमेंट्स को 3 पिलर्स जो है फॉलो करने चाहिए इसमें। और टेलीकॉम प्लस फाइनेंशियल कंपनीज फ्रॉड जो है वो डिटेक्ट करें, और स्ट्रॉन्ग यूज़र रिपोर्टिंग सिस्टम जो है वो बनाया जाए, और कॉन्टिन्यूस पब्लिक का डिजिटल एजुकेशन या डिजिटल लिटरेसी जो है वो बढ़ाई जाए। व्हाट आर द लीगैलिटीज इन्वॉल्व इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स? तो यहाँ पे ये आर्टिकल बेसिकली ब्रेन स्टेम डेथ और ऑर्गन डोनेशन लॉज के कंफ्यूजन के बारे में है।
तो ब्रेन स्टेम डेथ क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। ब्रेन स्टेम डेथ में ब्रेन का जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है ब्रेन स्टेम, वो परमानेंटली काम करना बंद कर देता है। और ये बेसिकली जो हिस्सा होता है वो कंट्रोल करता है हमारी ब्रीदिंग, हार्ट बीट का कोऑर्डिनेशन, कॉन्शियसनेस या रिफ्लेक्सेस, यानी कि पर्सन खुद से सांस नहीं ले सकता, बॉडी का कोई ब्रेन सिग्नल काम नहीं करता। तो रिकवरी का चांस ज़ीरो हो जाता है और पेशेंट जो है वेंटिलेटर से कनेक्टेड होता है इसमें। तो बताते हैं कि इंडिया का जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट है 1994 का, ऑर्गन डोनेशन को रेगुलेट करता है ये। और लेकिन इसमें कुछ लीगल अनसर्टेनिटीज़ हैं जो ऑर्गन डोनेशन के प्रोसेस को काफ़ी स्लो और कॉम्प्लिकेटेड जो है वो बना देते हैं। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक डिसीज्ड डोनेशन और एक लाइव डोनेशन। डिसीज डोनेशन क्या है कि जब किसी पेशेंट का ब्रेन स्टेम जो है वो परमानेंटली फेल हो जाए, और लाइव डोनेशन यानी कि हेल्दी डोनर से ऑर्गन जो है वो रिमूव करना। और इंडिया में जो बीएसडी जो जो बेसिकली जो डिसीज डोनेशन है ब्रेन स्टेम, वो उसको लीगल डेथ जो है वो माना जाता है, और पर प्रैक्टिकल कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली जो बीएसडी ब्रेन स्टेम डेथ को लीगल डेथ ट्रीट करने में कन्फ्यूजन है कि डॉक्टर्स को क्लियर नहीं होता है कि जो ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेट के बाद जो है क्या पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखना चाहिए अगर फैमिली जो है वो ऑर्गन डोनेशन वो नहीं चाहती तो, और ऑर्गन डोनेशन होने के बाद क्या जो है ऑर्गन डोनेशन हो जाने के बाद क्या सेकेंडरी डेथ सर्टिफिकेट जो है वो बनना चाहिए या नहीं। तो इस कन्फ्यूजन की वजह से जो ऑर्गन का डोनेशन रेट है बहुत कम है। जो लॉ है वो एक्चुअली क्या कहता है कि जो 1994 का एक्ट है और जो 1969 का बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ये दोनों कहते हैं कि डेथ मतलब कि परमानेंट डिसअपीयरेंस हो जाए, जितने भी एविडेंस हैं लाइफ के वो तब डेथ माना जाता है। और जो ये ब्रेन स्टेम डेथ है उसके केस में भी अप्लाई होता है। मतलब जो बीएसडी सर्टिफिकेट है वो वैलिड लीगल जो है वैलिड लीगल डेथ सर्टिफिकेट है। और तो बोलते हैं कि लॉ क्या कहता है कंसेंट कब लेना चाहिए, कि पहले जो ब्रेन स्टेम डेथ डायग्नोस और सर्टिफाई किया जाना चाहिए, उसके बाद ही फैमिली से जो है ऑर्गन डोनेशन कंसेंट वो मांगना चाहिए। लेकिन आज के हॉस्पिटल में ये प्रोसेस जो है उल्टा फॉलो जो है वो करते हैं, और ये बोलते हैं कि बीएसडी सर्टिफिकेशन सिर्फ रजिस्टर्ड ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल्स में अलाउड है। और ये गलत है क्योंकि जो बीएसडी है वो ब्रेन स्टेम डेथ जो है वो हर आईसीयू हॉस्पिटल में हो सकता है। और अगर लॉ अलाउ करे कि हर आईसीयू हॉस्पिटल जो है वो ब्रेन स्टेम डेथ को सर्टिफाई करे, तो जो डोनर पूल है वो काफ़ी बढ़ जाएगा और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में मदद मिलेगी। तो जो ब्रेन स्टेम डेथ जो है सर्टिफाई करने के लिए बेसिकली 4 डॉक्टर्स चाहिए, जिसमें 2 अथॉरिटी को अप्रूव करते हैं, और अप्रूवल प्रोसेस स्लो और यूजलेस है, इसलिए डॉक्टर्स जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेते। तो सॉल्यूशन यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर आईसीयू हॉस्पिटल्स को जो है बीएसडी सर्टिफिकेशन आइडेंटिफाई और सर्टिफाई जो है वो करने की लीगल परमिशन मिले, और डॉक्टर्स अप्रूवल जो है वो रिक्वायरमेंट सिंप्लीफाई हो, डेथ सर्टिफिकेट्स जो है फॉर्म में टाइम ऑफ डेथ भी ऐड हो, और स्टेट्स क्लियर गाइडलाइंस जो है वो इशू करें। और ये बेसिकली केरला ने इसके लिए क्लियर गाइडलाइंस इशू की हुई हैं ऑलरेडी। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट आर द कंसर्न्स ओवर द ड्राफ्ट आईएसआई बिल। तो जो इंडिया का स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है जो 1931 में बनाया गया था बाई पीसी महालनोबिस, और ये इंडिया का एक टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स और इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में वर्ल्ड क्लास जो है काम करता है। और आईएसआई एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में जो है चलती है, और जिससे एकेडमिक ऑटोनॉमी जो है इसको मिलती है। और गवर्नमेंट ने अब जो है क्या किया है कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल 2025 ड्राफ्ट किया है, जिसमें बेसिकली इसको एक स्टैट्यूटरी जो है बॉडी कॉरपोरेट वो बनाया जाएगा। और इसी वजह से फैकल्टी और स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट जो है वो शुरू कर दिया है। और अपोजिशन का मेन कंसर्न है कि नया जो बिल है वो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की एकेडमिक जो फ्रीडम है उसको रिड्यूस करेगा। पहले इंस्टीट्यूट का गवर्नेंस जो है एक काउंसिल के हाथ में था, जो एकेडमिक्स का रिप्रेजेंटेशन जो है इसमें एकेडमिशियंस का स्ट्रांग था। नए बिल में पावर एक जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को मिलेगा, जिसमें मेजॉरिटी गवर्नमेंट के नॉमिनीज जो है वो होंगे।
और फैकल्टी का रोल जो है ऑलमोस्ट इसमें ज़ीरो हो जाएगा, यानी एकेडमिशियंस का, जो इसमें पहले ज़्यादा होता था। तो प्रोटेस्टर्स कहते हैं कि इससे जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो बढ़ेगा और अपॉइंटमेंट्स और एकेडमिक डिसीजंस पर जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाएगा। बिल में बेसिकली जो फंडिंग है, फंडिंग के लिए कॉरपोरेट स्टाइल रेवेन्यू जनरेशन और रखा गया है, जैसे कि स्टूडेंट की फीस हो गई, कंसल्टेंसी हो गया, स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स हो गए, इसका प्रेशर भी दिया गया है और जिससे जो लॉन्ग टर्म बेसिक रिसर्च है वो सफ़र कर सकती है। और गवर्नमेंट का क्लेम है कि बिल का एम जो है बेसिकली इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना, लेकिन एकेडमिशियंस को लगता है कि ये ऑटोनॉमी को वीक करेगा। जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं और उन्होंने बिल को पार्लियामेंट में अपोज करने की बात कही है। जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, डज करेंसी डेप्रिसिएशन ऑलवेज हेल्प। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है कि डेप्रिसिएशन जब एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू दूसरे करेंसी के कंपैरिजन में कम हो जाए, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। एग्जांपल कि $1 अगर पहले 80 रुपए का था और अब $1 की जो वैल्यू है वो 90 रुपए हो गई, तो ये करेंसी को बोलते हैं डेप्रिशिएट हो गई और रुपया जो है वो कमज़ोर हो गया है। तो और डॉलर स्ट्रांग हो गया। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडियन रुपी बेसिकली दिसंबर 2025 में 90.41 रुपीज़ तक पहुंच गया, यानी $1 $90.41 का हो गया रुपए का। तो एक रिकॉर्ड लेवल लो है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रुपए इसलिए गिर रहा है क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो एआई के स्टॉक में जो है वो पैसा डाल रहे हैं और इंडिया और यूएस के ट्रेड डील्स डिले हो रही हैं। यूएस की जो पीनल टैरिफ्स जो है उससे एक्सपोर्ट्स जो है वो इंडिया के गिर गए और रशियन ऑयल पर सैंक्शंस से इंपोर्ट कॉस्ट जो है वो बढ़ रहा है और गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो हाई होने से गोल्ड इंपोर्ट का जो बिल है वो भी बढ़ गया है। और गवर्नमेंट और आरबीआई की इस गिरावट को लेकर जो है ज़्यादा टेंशन में नहीं दिख रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो 2 से 6% के बीच है और जीडीपी ग्रोथ जो है बेसिकली 8% के आसपास है और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर्स भी स्टेबल हैं। और कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि रुपए गिरने से एक्सपोर्ट्स जो है वो चीपर होंगे और जो इंडिया के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और आर्टिकल एक ट्रेड एग्जाम्पल के थ्रू समझाता है कि रुपी जो डिप्रिसिएशन है से कब ये जो है एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो बढ़ती है, क्योंकि अब इंडिया के पास कुछ एक्सपोर्ट करेगा तो ज़्यादा जितने डॉलर्स आएंगे तो रुपये टर्म्स में उसका ज़्यादा वैल्यू होगा। लेकिन जो है डिप्रिसिएशन का नुकसान भी बहुत होता है कि जो इंपोर्ट्स होते हैं वो महंगे हो जाते हैं और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ जाता है और इन्फ्लेशन भी जो है वो बढ़ सकती है और कैपिटल आउटफ्लो जो है वो हो सकता है। तो ये सब डेप्रिसिएशन के नुकसान है, लेकिन एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो है बढ़ सकती है। और आज के ग्लोबल अनसर्टेनिटी में सिर्फ रुपी गिरने से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, इसलिए आरबीआई को एक्सपोर्टर्स को बेसिकली इंसेंटिव्स और एनआरआई डिपॉजिट्स को जो है अट्रैक्ट करना और डॉलर के जो इनफ्लो है वो बूस्ट करने वाली स्ट्रेटजीज जो है वो बनानी चाहिए ताकि रुपया थोड़ा और मजबूत हो। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, जापान का कहना है कि जो चाइनीज़ फाइटर जेट्स हैं उन्होंने जापान के जेट्स पर रडार जो है लॉक किया, जो कि एक डेंजरस एक्ट माना जाता है और चाइना ने इसे बेसिकली झूठ बताया और रिलेशंस टेंस हैं क्योंकि जापान की जो न्यू पीएम है उन्होंने ताइवान को अपना मिलिट्री सपोर्ट देने की बात की है और जो सेनकाकू आइलैंड है या दिया दियो दियो दियाओ आइलैंड है उस पर दोनों का पुराना डिस्प्यूट भी जो है टेंशन बढ़ रहा है और ऑस्ट्रेलिया ने भी चाइना की एक्शन पर कंसर्न दिखाया है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, हमास इज रेडी टू हैंड ओवर वेपन्स इफ ऑक्यूपेशन एंड्स। तो हमास ने बेसिकली कहा है कि वो गाज़ा में अपना जो है वेपन पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़ को हैंड ओवर करने के लिए रेडी हैं अगर इज़राइल अपना ऑक्यूपेशन जो है वो ख़त्म करे। और हमास लीडर ने बोला कि उनके वेपन सिर्फ ऑक्यूपेशन की वजह से हैं और उन्होंने कहा कि गाज़ा में यूएन फोर्सेस बॉर्डर मॉनिटर करने के लिए डिप्लॉय हो सकती हैं पर किसी इंटरनेशनल फोर्स को उन्हें डिसआर्म करने का जो है रोल एक्सेप्ट वो नहीं करेगा। तो हमास बेसिकली एक पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल और मिलिट्री ग्रुप है और जो मेनली गाज़ा स्ट्रिप में एक्टिव है और हमास का कहना है कि उनका मकसद है कि इज़राइल का जो ऑक्यूपेशन है उसको ख़त्म करना और पैलेस्टीनियंस को आज़ादी दिलाना है। और हमास इज़राइल को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता और ईरान जैसे कंट्रीज़ हमास को पॉलिटिकल और मिलिट्री सपोर्ट देते हैं। तो बहुत दिनों बाद मैंने एनालिसिस किया
तो बट कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से डिले हुआ, तो किसी को इनकन्वीनियंस हुआ तो उसके लिए सॉरी। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।